बीएससी पार्ट थर्ड में आज बॉटनी पेपर थर्ड में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म, पादप वर्गीकरण। जैसा कि हम जानते हैं, पादपों में उनमें उपस्थित आकारिकी, प्रकृति, आवास, जनन इत्यादि विभिन्न लक्षणों एवं गुणों में समानताओं के आधार पर विभिन्न समूहों में व्यवस्थित करना ही प्लांट क्लासिफिकेशन कहलाता है। इस वर्गीकरण में जाति यूनिट मानी गई है। जाति, वंश, कुल, गण, क्लास और विभाग इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं। यह एक ऐसा ट्री डायग्राम बनाते हैं जिसमें विभाग सबसे ऊपर रहता है। इनकी शाखाओं व उपशाखाओं में क्रमशः ऑर्डर, फैमिली, जेनरा, स्पीशीज व्यवस्थित रहकर वर्गीकरण सिस्टम बनाते हैं। किसी भी पादप को गुणों के आधार पर पहचान करके उसे वर्गीकरण में उचित कोटि में रखा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संसार के समस्त पादप वर्गीकरण द्वारा निश्चित स्थान पर व्यवस्थित हो जाते हैं। नई खोजे जाने वाली जातियों के लिए भी इनका स्थान निश्चित होता है। इस प्रकार पादप वर्गीकरण अनेक पादपों से संबंधित जानकारी के स्टोरेज के लिए एक प्रमुख सुविधाजनक विधि है। इस तरह का वर्गीकरण किसी भी पादप की जानकारी उपलब्ध कराने में सहायक है। आज इतने सालों में भी पादपों के संदर्भ में पूरे विश्व में खास तौर पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बीटा टैक्सोनॉमी के क्षेत्र में शोध कार्य संपन्न नहीं हो पाया है। अनेक ऐसे पादप हैं जिनके बारे में वर्गीय जानकारी पूर्ण रूप से उपलब्ध है। अतः स्कीम फॉर क्लासिफाइंग द प्लांट किंगडम प्रोपोज एट डिफरेंट पीरियड मे बी डिवाइडेड इनटू 4 टाइम। जैसा कि हम जानते हैं, जो वर्गीकरण प्रणालियां हैं वो अब तक 4 प्रकार की मानी गई हैं। पहला आर्टिफिशियल सिस्टम, दूसरा नेचुरल सिस्टम, थर्ड फाइलोजेनेटिक सिस्टम और फोर्थ है डी फेनेटिक सिस्टम। इस प्रकार जो वर्गीकरण प्रणाली है, जब हम देखते हैं फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस ने उस समय जो पौधे थे लगभग 500 के लगभग पादप थे, उनको उनके स्वभाव के आधार पर पौधों में बांटने का प्रयास किया था। परंतु चूंकि इनका पौधों को क्लासीफाई करने का जो सिस्टेमेटिक कार्य है वो 1793 में कैरोनस लीनियस की जो बुक आई थी स्पेसीज प्लांटेरम उससे स्टार्ट हुआ। तो उनका जो वर्गीकरण है वो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाता है। आर्टिफिशियल सिस्टम मीन्स एनी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एमिंग एट कन्वेनिंग इग्नोरिंग साइंटिफिक एक्यूरेंसी इज आर्टिफिशियल। हर ग्रुपिंग इज डन ऑन द basis of only 1 or 2 character. Classification of plants based on habit alone into herbs, undershrub, shrub and trees as done by the Greeks is artificial. जैसा कि कृत्रिम वर्गीकरण या आर्टिफिशियल वर्गीकरण का मतलब है यह वर्गीकरण आँखों से आसानी से हम जो देख सकने वाले जो लक्षण हैं उनके आधार पर आधारित होता है और ये सबसे प्राचीनतम प्रकार का वर्गीकरण माना जाता है। इस पद्धति में एक अथवा कुछ गुणों के आधार पर पौधों को पहचान कर उनका वर्गीकरण किया जाता है, अतः यह कृत्रिम वर्गीकरण कहलाता है। पादप वर्गीकरण के जनक लिनियस द्वारा प्रस्तुत सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को इसी सीरीज में इसी श्रेणी में रखा जाता है। इसमें उन्होंने जो फ्लोवरिंग प्लांट्स को पुंकेसरों की संख्या के आधार पर प्राथमिक क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण दिया था। दूसरा है नेचुरल सिस्टम। जैसा कि हम जानते हैं नेचुरल यानी प्राकृतिक वर्गीकरण। प्राकृतिक वर्गीकरण की अवधारणा एम एनसन ने प्रस्तुत की थी। बेंथम ए हुकर 1862 से 1883 का वर्गीकरण नेचुरल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है और उनका जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो प्राकृतिक वर्गीकरण कहलाता है। इस प्रणाली में सभी अवस्थाओं व सूचनाओं का समावेश किया जाता है जो प्रकृति में मिलते हैं। 18वीं व 19वीं शताब्दी में आकारिकी या मॉर्फोलॉजी पर आधारित वर्गीकरण होता था जिसमें पादपों के विभिन्न समूहों में आपसी समानताएं देखी जा सकती हैं। प्राकृतिक वर्गीकरण मुख्यतः पादपों की आकारिकी समानताओं अथवा विभिन्नताओं पर आधारित पद्धति थी। बेंथम हुकर का जो वर्गीकरण सिस्टम है जो कि 18वीं सदी का सबसे प्रचलित वर्गीकरण है वो इस नेचुरल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आता है। भारत, इंग्लैंड सहित कई देशों में यह वर्गीकरण प्रणाली आज भी अपनाई जा रही है। अतः नेचुरल सिस्टम interrelationship of plants are more complex in apparent superficially. A classification to be scientific should reflect such as reflecting existing nature. This can be achieved only throughout comparison of plants based on all available details. The degree of relationship is determined on the basis of similarities and differences.
Moreover, more the similarities, closer the affinity. So comparative morphology become all important in discriminate from relationship existing among plants in nature. The scheme of classification is called natural system of classification. Several such system was proposed of this time. तो इस प्रकार का जो वर्गीकरण कहलाता है वो कहलाता है प्राकृतिक। थर्ड वन आता है फाइलोजेनेटिक सिस्टम। व्हेन चार्ल्स डार्विन सक्सेसफुली एक्सप्लेन दैट द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस एंड प्रूव इट टू बी ए नेचुरल फिनोमेनन, naturalist were convinced of the necessary for a rethink about taxonomic classification. They felt that truly scientific classification should reflect not merely the form relationship appearance in nature, but should indicate the evolutionary affinities as new species are evolved from pre-existing form. Several taxa could have a common source of origin. All those coming from such a common source should be placed in such a way as to show their relative distance from the point of origin as well as the degree of diverging among themselves. Only such a classification aiming to track the source of origin and following the line of descent should be regarded as truly scientific. A.W. Eckler 1839 से 1887 onwards several phylogenetic classifications have been proposed, each with its own merits and defects, but none which can claim परफेक्शन। जैसा कि हम जानते हैं जातिवृत्तीय वर्गीकरण अर्थात फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है। जातिवृत्तीय वर्गीकरण में संपूर्ण क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले विभिन्न लक्षणों जैसे आकारिकी है, उसकी एनाटॉमी है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, एम्ब्रोलॉजी है, फाइटोकेमिस्ट्री है, फोसिल साइंस है, एम्ब्रोलॉजी है, जीनियोलॉजी है, साइटोलॉजी है, जेनेटिक्स है आदि विभिन्न क्षेत्रों के गहन अध्ययन के पश्चात संपूर्ण लक्षणों के आधार पर फिनोटिक संबंधों पर जातियों की समानता देखी परखी जाती है। तब उनका विश्लेषण करके पादप जाति को उचित स्थान पर जाति वर्गीकरणीय में व्यवस्थित किया जाता है। यह वर्गीकरण पादपों में आपसी संबंधों के अतिरिक्त उनके पूर्वजों संबंध व उनकी उत्पत्ति पर भी प्रकाश डालता है। आधुनिक युग में यह सबसे मान्य व प्रचलित वर्गीकरण पद्धति मानी गई है। जातिवृत्तीय वर्गीकरण का इतिहास 18वीं शताब्दी के अंत में 1875 A.W. एक्लर द्वारा शुरू किया गया। सर्वप्रथम इस जर्मन वर्गीकरण शास्त्री टैक्सोनोमिस्ट ने एक संपूर्ण पादप जगत के लिए एक समान यूनिफॉर्म पद्धति प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने जातिवृत्तीय मतों के आधार पर प्राकृतिक पद्धतियों को पुनर्व्यवस्थित करके उनको सिलेबस डर वोरला संगम के थर्ड संस्करण में प्रकाशित किया। एडोल्फ एंगलर एंड कार्ल प्रेंटले क्लासिफिकेशन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कहलाता है, जो कि उन्होंने इन पादपों को जो एंजियोस्पर्म प्लांट से एम्ब्रियोफाइटा साइफोनोगमा के अंतर्गत रखा। बहुत देशों के विशेषकर यूरोप के हर्बियन में इसी पद्धति पर व्यवस्थित किए गए। अर्थात जो फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, व्हेन चार्ल्स डार्विन की 1859 में द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किताब आने के बाद में सारे व्यूज चेंज हो गए कि जो क्लासीफाई किया जाए उनकी जाति की किस प्रकार से उनका ओरिजिन हुआ है, उसके आधार पर समस्त लक्षणों का समावेश करते हुए जो क्लासिफिकेशन बनाया गया वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कहलाते हैं। एंगलर प्रेंटले के क्लासिफिकेशन इसी कैटेगरीज में रखे गए। थर्ड वन फेनेटिक सिस्टम। थर्ड है फेनेटिक सिस्टम। इसके अंतर्गत ये जो द लेटेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहलाता है और ये माना गया इनकॉर्पोरेट द लेटेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इनकॉर्पोरेट द कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन बट गो ऑल आउट इन search of data to determine the phylogenetic affinities of taxa. This new trends started in late in 1960. Armenian taxonomy like Cronquist, Takhtajan, Zimmerman, Thorne, and many other follow this line. The term phenetic system is used to refer to this most modern trends in plant taxonomy. After जैसा कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के बाद में जब ये माना गया कि एक पर्टिकुलर स्पीसीज है, एक पर्टिकुलर टैक्सोन है, वो उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से, उसका इवोल्यूशन किस प्रकार से, मोनोफाइलेटिक या किस प्रकार से हुआ है या पॉलीफाइलेटिक हुआ है, तो उन फाइलोजेनेटिक एफिनिटीज़ को आधार मानते हुए डिटरमाइन द फाइलोजेनेटिक एफिनिटीज ऑफ टैक्सा, इसके बाद में नया वर्ड लिया गया दैट इज़ फेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और जो वर्तमान में इस प्रकार ये क्लासिफिकेशन एग्जिस्ट
कर रहे हैं। क्रोनक्विस्ट, तख्ताजान, जिमरमैन, इन सब का क्लासिफिकेशन, इसका क्लासिफिकेशन कहलाता है।